हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का हिंदी विषय का जो आपका है अध्याय 1 है गद्य का आपका, जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ये गद्यांश है आपका और इसमें जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे। राष्ट्र का स्वरूप जिसके लेखक है डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसका जितने भी गद्यांश के प्रश्न हैं एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को ज्ञात कराएंगे और बताएंगे। हाँ, एक बात और आप लोगों को बता दें कि इस अध्याय से आप लोगों के परीक्षाओं में 10 अंक जरूर पूछे जाते हैं। 10 अंक के प्रश्न आप लोगों के परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी 2024 में भी पूछे जाएंगे। चलिए बिना देरी किए आप लोगों को बता देते हैं। तो पहला गद्यांश यहाँ पर देख सकते हैं। पहला गद्यांश गद्यांशों पर आधारित प्रश्न है। पहला देखें कि भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों की सम्मिलन के राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ये बात सही है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। और भूमि को पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रता बलवती हो सकेगी, यानी कि बलवान हो सकेगी। या पृथ्वी सच्चे अर्थों के समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वही निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा की पहचानना आवश्यक धर्म है। देखिए कितनी बार पूछा गया है। देखिए 2019 में पूछा गया, 20 में पूछा गया और 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन 23 में भी पूछा गया है। यानी कि ये जो गद्यांश है ना, इससे अगर आप लोग पढ़ते हैं ये वीडियो, अगर आप स्किप नहीं करते हैं, लगातार कंटिन्यू देखते हैं तो आप लोग का पक्का है 10 नंबर हिंदी से आप लोगों का कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें प्रश्न कौन कौन से पूछा है। देखिए प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए। तो चलिए इसका उत्तर बता देते हैं। देखिए उत्तर क्या लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक हैं वसुदेव शरण अग्रवाल जी है। पहला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, और चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दूसरा में कहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, यानी कि जो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक का क्या कर्तव्य होता है। तो चलिए इसका उत्तर भी बता देते। उत्तर लिखिएगा, आप पेन कापी लेकर बैठ जाइए इसका उत्तर लिखने के लिए। इसका उत्तर लिखिए, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। यही हमारा उत्तर लिख करके कंप्लीट होता है। और जो तीसरा प्रश्न हमारा पूछा है, तीसरा प्रश्न क्या पूछा है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, यानी कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो चलिए इसका उत्तर भी बता देते हैं आप लोगों को। उत्तर लिखिएगा आप इसका कि लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वही निर्मूल होती है। ये हमारा आंसर इसका लिख करके कंप्लीट होता है। इसी तरह से आप लोगों को हर एक प्रश्न का आसान तरीके से आप लोग समझाएंगे और बताएंगे। ठीक, और फिर अगला प्रश्न हमारा चौथा जो प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यानी कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा जानते हैं, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो इसका अर्थ यही होगा, यह पृथ्वी, उत्तर इसका लिखिएगा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यानी कि कौन है, माता है। जननी मतलब क्या होता है, माता है। ठीक, यही हमारा उत्तर हो गया। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी उत्तर बताएंगे। देखिए पांचवा वाला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो रेखांकित ऊपर किया गया था उसका व्याख्या करना। ठीक, तो चलिए इसका उत्तर भी आप लोगों को ज्ञात करा देते हैं। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से लिखिएगा। उसमें क्या लिखिएगा कि राष्ट्रता की जड़ें पृथ्वी में जितने, यानी कि पृथ्वी में जितनी
अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी की भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है। यही हमारा रेखांकित अंश लिख करके कंप्लीट होता है। बस, और इसमें कुछ नहीं लिखना है और कुछ समझना भी नहीं है। जो बता दिए हैं वही लिखना। अगर आप सुन करके अगर आप सुनते हैं ध्यान से तो समझ जरूर जाएंगे। आप लिख के अगर आप लिख सकते हैं। ठीक, देखिए अगला क्या है, पांचवा, कि भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है। हाँ, ये बात प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में भी। क्यों पूछा जाता है, उनका दिमाग देखना होता है। देखिए भूमि का निर्माण, इसका उत्तर लिखिएगा, भूमि के निर्माण देवों ने यानी कि देवताओं ने किया और अनंत काल से है, यानी कि कब से है, अनंत काल से है। ठीक, फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भूमि को पार्थिव स्वरूप में प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा, यानी कि परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम जानते हैं क्या होगा, इसका उत्तर लिखिएगा, भूमि के पार्थिव स्वरूप में प्रति जागरूक होने पर परिणाम राष्ट्रीयता की भावनाओं की प्रबलता है। बस इसका उत्तर लिख करके कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है, ये घबराइएगा मत, कमर कस लीजिएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। ये नहीं है कि ज़्यादा प्रश्न है तो आप लोग वीडियो स्किप करके भाग जाइए, नहीं। अगर आप भागते हैं तो समझ लीजिए आप अपना नंबर कम करते हैं। ठीक, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब कैसा पढ़ते हैं, कैसा क्या करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किसके सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। देखिए किसके सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, तो देखिए इसका उत्तर जानते हैं क्या होगा। इसका उत्तर जो होगा कि किसके सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, तो इसका उत्तर देखिए इसी में है कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, यानी कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों को सम्मेलन से राष्ट्र बनता है। बस यही होगा, इसका उत्तर का ध्यान से में ही है। देखिए जो है उसको हम बताएंगे जरूर। फिर क्या है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों की किसकी जननी है, यानी कि बताना है किसकी जननी है। इसका आंसर जानते हैं क्या होगा, इस मतलब यह पृथ्वी किसकी जननी है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं, यानी कि कहीं पर वीडियो स्किप नहीं कर रहे हैं, रोक राक नहीं रहे हैं। तो देखिए यह पृथ्वी, देखिए यहाँ से उत्तर है, यहाँ से उत्तर दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक, इसका उत्तर ये हो गया। फिर अगला प्रश्न क्या है कि हमारी राष्ट्रीयता कैसी बलवत्त हो सकेगी, यानी कि कैसी बलवान हो सकेगी। देखिए हमारी राष्ट्रीयता बलवान, 10वां वाला प्रश्न है कि कैसी बलवान हो सकेगी। देखिए इसका उत्तर यहाँ पर भी है, बलवान की बात की जाए तो इसका उत्तर आप लोगों को देखिए भाई यार, तो इसका उत्तर यही होगा कि यह पृथ्वी मतलब देखिए इसका उत्तर क्या होगा, थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए इसका उत्तर यही होगा, बलवत्त कैसी हो सकेगी। तो देखिए इस मतलब ये देखिए यहाँ से लिखिएगा कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रतीक सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के नहीं, यहाँ से लिखिएगा, भूमि के पृथ्वी स्वरूप में जितने ही अधिक जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीय बलवत्त होगी। यही हमारा उत्तर के लिख करके कंप्लीट होता है। यानी कि इन सभी प्रश्नों का, इससे ज़्यादा इस गद्यांश में और कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा। यही 10 प्रश्न पूछेंगे, इससे बाहर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए आप लोगों को अब यहाँ पर कमर कस लेना है और आप लोगों को हाई स्पीड के साथ बताने की कोशिश करें। देखिए मातृभूमि के निवास करने वाले ये गद्यांश आप लोग स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। इसका चलिए उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर है पाठ एवं शीर्षक का नाम, तो वही सेम प्रोसेस है, यानी कि पाठ का नाम। इसका उत्तर लिखिए, गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है, उसके लेखक का नाम वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और देखिए इसका क्या है, राष्ट्र की कल्पना कब से असंभव है, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा कि यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र का कल्पना असंभव है। यही उत्तर हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। और फिर तीसरा प्रश्न इसमें क्या पूछा है, तीसरा प्रश्न पूछा है पृथ्वी और जन, देखिए पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, यानी कि पृथ्वी और लोग मिलकर क्या, दोनों लोग मिलकर के क्या करते हैं, यही है ना। पृथ्वी और जन लोग मिल, इसका उत्तर लिखिएगा, पृथ्वी और जन लोग दोनों मिलकर राष्ट्र स्वरूप को संपादित करते हैं, यानी कि संपादित करते हैं। ठीक, और फिर अगला है पृथ्वी कब मृत भूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो इसका उत्तर लिखिएगा कि पृथ्वी
पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन यानी कि कोष्टक में लिख लीजिएगा मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। इसका उत्तर होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिएगा कि ब्लैक पेन से लिखिएगा कि जिस प्रकार माता हमें जन्म देती हैं, पालन पोषण करती हैं, हमें प्यार करती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल हमें खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा हमें सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता है, माता के ही समान है, हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य के सच्चे अर्थों के में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक, यही रेखांकित अंश लिख करके कंप्लीट होता है। चलिए अगला का ध्यान की ओर बढ़ते हैं बिना देरी के। गा वाला का ध्यान देख सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कि हमारा वीडियो आप देखें, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मन करेगा तो वीडियो देखिएगा, मन नहीं करेगा तो मत देखिएगा। ठीक, आपका जैसा मन करेगा वैसा करिएगा। देखिए जन का परवा अनंत, ये वाला भी ध्यान देख सकते हैं आप लोग। इसका उत्तर चलिए बता देते हैं आप लोगों को। देखिए पहला उत्तर क्या है, आप लोग को जूम करके बताते हैं। पहला उत्तर है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। देखिए जन का प्रवाह किस तरह होता है, जन का प्रवाह अनंत होता है। ये उत्तर लिख करके कंप्लीट होता है। ठीक, किसके जगह पे क्या लिख लीजिएगा, अनंत लिख लीजिएगा। इस प्रकार से लिखिएगा अनंत। फिर अगला क्या है कि पाठ एवं शीर्षक का नाम। पाठ का नाम क्या है जानते हैं, वो राष्ट्र का स्वरूप है। लेखक का क्या नाम है, ये है लेखक का नाम वसुदेव शरण अग्रवाल है, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक, लिख करके कंप्लीट होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या भी बता देते हैं आप लोगों को बिना देरी किए। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखिएगा कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, ये बात तो सत्य है, तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों को श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तदम्ब स्थापित किया तथा विभिन्न दृष्टियों को एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्र के जन को जीवन भी रहेगा। ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। और चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि सूर्य की रश्मियों का प्रभाव राष्ट्र जन की जीवन में अमर है, यानी कि क्या है, अमर है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि घाटों का निर्माण का आशय क्या है, यानी कि घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा यहाँ पर घाटों का निर्माण आशय स्पष्ट मनुष्य यानी कि जन, कोष्टक में लिखिए जन अपने कर्म का श्रम के द्वारा विकास के लिए पदचिन्ह छोड़ना है। ठीक, ये लिख करके कंप्लीट होता। अगला हमारा है कि संतंतवाही का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। संतंतवाही अर्थ जानते हैं क्या होता है, इसका होता है सदा प्रवाहित या स्थली होता है। ठीक, ये वाला लिख करके कंप्लीट होता है। और हमारा अगला है राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदम्ब प्राप्त किया। तो ये किसके साथ प्राप्त किए थे, ये हाँ, जब तक, इसका उत्तर लिखिएगा जब तक सूर्य के रश्मियों नृत्य प्राप्त पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ये लिख करके कंप्लीट होता है। और फिर क्या है कि अगला हमारा क्या है, देखिए वैसे तो सभी नहीं करना है। जन की सततवाही जीवन किस तरह है, यानी कि जन की सततवाही जीवन किस तरह है, हमें यही बताना है। जन की सततवाही जीवन किस तरह है, देखिए यहाँ पर है जन की सततवाही जीवन। देखिए जन की सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह, यहाँ पर देखिए नदी की प्रवाह की तरह है, बस यही लिख लीजिएगा। और फिर अगला है राष्ट्रीय की जन ने किसके साथ तदम्ब प्राप्त किया है। देखिए किसके साथ प्राप्त किया है जानते हैं, तदम्ब किसके साथ प्राप्त किया है। तो देखिए जन ने प्राप्त किया, यानी कि शास्त्रों वर्षों और भूमि की, यहीं से लेकर के यहीं तक इसका उत्तर है। बस आप लोग को स्पष्ट तरीके से बता देते हैं। जन का प्रवाह से नहीं जीवन, राष्ट्रीय जन ने किसके नहीं क्या है, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। तो इसका देखिए, इसका जो है अमर कब तक है, तो जीवन भर। देखिए
तब तक राष्ट्रीय जीवन भी अमर है, यानी कि अमृत देखिए कब तक है, जब तक कि सूरज की रश्मियों ने नृत्य प्रातःकाल भुवन और अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन की जीवन भी अमर है। यही उत्तर होता है बस, और इसमें कुछ होता नहीं है। देखिए अगला क्या है, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है। देखिए उत्थान का घाटों का निर्माण कैसे होता है, उत्थान के घाटों का निर्माण जानते हैं कैसे होता है। देखिए कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है बस, और इसमें कुछ मत लिखिएगा, कर्म और श्रम यानी कि मेहनत के द्वारा होता है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बिना देरी किए बता देते हैं आप लोगों को। देखिए अगला है कि जन जीवन की प्रवाह नदी किस तरह क्यों कहा जाता है। तो देखिए क्यों कहा जाता है कि जन के प्रवाह, देखिए यहाँ पर है जन जीवन के प्रवाह नदी को किस की तरह क्यों कहा जाता है। तो जन जीवन की प्रवाह अनंत होता है, यही लिख लीजिएगा। ठीक, और लोगों का झुकाव भी होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, लोगों का झुकाव भी होता है। ठीक, बस यही लिखिएगा। और फिर अगला क्या है कि तदाम्ब के और अजर का शब्दार्थ मतलब बताइए। तदाम्ब जो होता है इसका शब्दार्थ बताना है, और अजर मतलब जो कभी मतलब जिसका अंत ना हो, और तदाम्ब मतलब क्या होता है। तदाम्ब मतलब एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, मुझे स्पष्ट तरीके से पता वैसे नहीं, अगर आप लोगों को गलत नहीं कराना कर चाहते हैं तो ये वाला लिख करके हमारा कंप्लीट होता है। फिर अगला क्या है, देखिए अगला ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसका उत्तर भी आप लोगों को राष्ट्र का तीसरा अंग ये वाला बता देते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोगों को। ये पहला वाला लिख करके कंप्लीट होता है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, जन की संस्कृति। ठीक, फिर दूसरा वाला क्वेश्चन लिखिएगा कि राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव हो। तो राष्ट्र की वृद्धि उत्तर लिखिएगा कि संस्कृति के विकास और अबुद्धि के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। फिर अगला ज्ञान और कर्म संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया, यानी कि ज्ञान और संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया। तो ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को संस्कृति कहा गया। बस, और कुछ मत लिखिएगा, इतना ही लिखिएगा। ठीक, और अगला क्या है, अगला हमारा जो है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इसका रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिएगा कि राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप की संस्कृति का भी उतरना ही महत्वपूर्ण स्थान है, जितना भी भूमि के जन का होता है, अर्थात भूमि के जन के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृत है। क्या है, उसकी संस्कृत है। और किसी राष्ट्र का अस्तित्व के संस्कृति का महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो समृद्धशाली राष्ट्र को मिटाते हुए देर न लगेगी। बस इतना ही लिख लीजिएगा बस, और ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा, देर ना लगेगी। फिर क्या अगला है कि संस्कृत का क्या तात्पर्य है, यानी कि संस्कृत का क्या तात्पर्य है। देखिए संस्कृत का क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर लिखिएगा कि संस्कृत का तात्पर्य है कि सभ्यता किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक पर किए गए कर्तव्यों को सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उतरती है या सभ्यता विकसित होती है, वही संस्कृत है। बस, और कुछ नहीं लिखना है। और अगला हमारा क्या है, लेखक ने, देखिए अगला क्या है, लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृत और सौंदर्य का छिपा हुआ है, यानी कि देखिए इसका उत्तर क्या लिखेगा। लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार किसी भी वृक्ष का सारा सौंदर्य, सारा गौरव और सारा मधुरस उसके पुष्प में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन का चिंतन मनन एवं सौंदर्य बोध और उसकी संस्कृति पर निवास करता है। ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। ठीक, और देखिए राष्ट्र का सेंसस किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन है ना। देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता दें महत्वपूर्ण, यह जो तीनों क्वेश्चन है ये नए बनाए गए हैं, यानी कि नए आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो ये आप लोग उसी गद्यांश में देख लीजिएगा, आप लोग पा जाएंगे। ठीक, और चलिए अगला बता देते हैं। हमारा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप धैर्य बनाकर जरूर देखिएगा, आप लोग को जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपको बताएंगे। ठीक, देखिए अणा वाला भी देख लीजिए, ये गद्यांश है पृथ्वी के विशाल प्रांगण है, तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। और चलिए इसका उत्तर आप लोग को बता देते हैं।
इसका उत्तर आप लोगों को ज्ञात करा देते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में लिख लीजिएगा, संदर्भ बड़ी पेन से हेडिंग डालिएगा। इसमें लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश वसुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। बस संदर्भ में कुछ मत लिखिएगा, इतना ही लिखिएगा, ठीक। फिर अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दें क्या? चलिए लिख कर देते हैं। ब्लैक पेन से लिखिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। आगे लिखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी प्रकार किसी भी वर्ग को अथवा किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है। अतः राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक जात और प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना होगा। यदि देश के किसी एक भाग में गरीबी, अशिक्षा अथवा पिछड़ापन है तो उसका प्रभाव केवल उसी क्षेत्र पर ही नहीं पड़ेगा, अपितु लेकिन संपूर्ण राष्ट्र, यानी कि संपूर्ण राष्ट्र उससे प्रभावित होगा। यही हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग हमें शुद्ध क्यों लेनी होगी, यानी कि राष्ट्र का क्यों लेनी होगी। इसका उत्तर लिखेगा कि हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी जन को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। राष्ट्र के विकास में सभी की समान सहभागिता होती है। बस। और फिर अगला क्या है कि समस्त देशवासियों को एक जैसा भावनाओं से क्यों ओतप्रोत होना चाहिए। इसका उत्तर क्या लिखिएगा कि समस्त देशवासियों को सम्मान का भाव होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति समान निष्ठा होना चाहिए, ठीक। इसका उत्तर हो गया। फिर अगला क्या है, इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है। तो किस दृष्टि से प्राप्त है, तो ये लिख लीजिएगा कि इस धरती पर या इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को समान अधिकार प्राप्त है, क्योंकि सभी जन धरती माँ के पुत्र हैं और पृथ्वी पर व्याप्त समस्त वस्तुओं का उपयोग करने में सभी के समान क्या होता है, सभी के समान अधिकार है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन लिख करके कंप्लीट होता है। फिर अगला हमारा आ जाता है क्या, अगला हमारा आ जाता है चा वाला आ जाता है। देखिए अगला हमारा क्या आ जाता है, चा वाला आ जाता है। इसका देखिए आप लोग, ये वाला हमारा कंप्लीट होता है और फिर अगला हमारा चा होता वाला आ जाता है। इसका उत्तर आप लोगों को डायरेक्ट जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, पहला का जंगल का, यानी कि देखिए इसका गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गद्यांश आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए इसका लिखिएगा, क्या लिखिएगा जानते हैं। जंगल की राष्ट्रीय जन में क्या समानता है, तो जंगल की राष्ट्रीय जन में समानता है कि इनमें विविध होते हैं और भी एकता होते हैं। ये हमारा लिख करके कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है। तो इसका लिखिएगा, विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना जंगल एवं समुद्र से की गई है। और अगला तीसरा क्वेश्चन है अदम्य, यानी कि देखिए तीसरा क्वेश्चन दिखा दे, अदम्य और अविरोधी के शब्दार्थ बताइए। यानी कि अदम्य और अविरोधी का क्या अर्थ होता है। अदम्य का अर्थ होता है प्रबल एवं प्रचंड, तथा अविरोधी का अर्थ होता है विरोध न करने वाला। बस। रेखांकित अंश की व्याख्या भी बता दे क्या, बता देते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिएगा, क्या जानते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख लीजिएगा, तो इसका रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगा कि लिखेगा कि राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जात, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभावों को विस्मृत कर देना चाहिए और पारस्परिक सौहार्द एवं विविधता में एकता की भावनाओं का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार की सम्मोहनात्मक भावनाओं को परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुखद जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकते हैं। ये हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या होता है। देखिए ये शीर्षक वाला कर लीजिएगा आप लोग, 5 वाला ऊपर बताए हैं। आशा करते हैं ये वाला कर लेते हैं। और हमारा 6 वाला आ जाता है यहाँ पर धरती पे को, तो ये वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा का ध्यान। इसका उत्तर आप लोगों को बता देते हैं जल्दी से।
तो देखिए चलिए इसका उत्तर भी आप लोगों को बता देते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए धरती माता की कोख वाला जो गद्यांश है इसका बता देते हैं। पहला पूछा है कि रेखांकित, पहला पूछा उपयुक्त का संदर्भ लिखिए, या ये वाला तो आप लोग कर सकते हैं, ये वाला आप कर लीजिएगा। संदर्भ आप रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग को बता देते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखिएगा कि धरती माँ के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। सही बात है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है, यानी कि खजाना है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने धारण करने के लिए कारण ही इस धरती का वसुंधरा कहा जाता है। वसुंधरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होने चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमें भावनाओं से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी हो बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रहती हैं। ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहा गया? इसका उत्तर लिख लीजिएगा। धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने गर्भ के अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसके पृथ्वी के देह को सजाया गया है? देह यानी कि शरीर को सजाया गया। तो इसका उत्तर लिखिएगा। दिन रात बहने वाली नदियों ने, पहाड़ों ने पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को, देह को सजाया। ये हमारा आर्थिक, अगला प्रश्न है आर्थिक विकास के लिए क्या, आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर लिखा आर्थिक विकास के लिए जांच पड़ताल आवश्यक है। ठीक। ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। अगला है कि अमूल्य 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 निधियाँ कहाँ भरी हैं? तो अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं? धरती माता के गर्भ यानी कि कोख में भरी हैं। बस ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। अगला गद्यांश क्या है? अगला गद्यांश देखिए, अगला गद्यांश ये है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और फिर इसका संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या हम बताते हैं, हम है ना, इसका रेखांकित अंश की व्याख्या बता देते हैं आप लोगों को। इसका ये वाला संदर्भ लिख लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत छोटा है, लिख लीजिएगा जल्दी से कि लेखक ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्र का कई समुदाय होते हैं और उनकी यानी कि उन सबकी अपनी अपनी संस्कृतियां हैं, और ये संस्कृतियां साहित्यिक, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि अनेक मुखरित होती हैं। ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है कि सहृदय व्यक्ति किसके शुभ कार्य करने में प्रसन्निच होता है? तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति को आनंद पक्ष को स्वीकार करने में प्रसन्नचित्त होता है। और अगला चौथा प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय जन को अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं? तो राष्ट्रीय कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि अनेकों रूपों में जन अपने अपने भावों को प्रकट करते हैं। ठीक। पांचवा प्रश्न क्या है कि प्रत्येक संस्कृति को, और पांचवा प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्येक संस्कृति का आनंद पक्ष कौन सा शुभ कार्य करता है? तो इसका उत्तर भी लिख लीजिएगा कि प्रत्येक यानी कि सहृदय, इसका उत्तर है कि सहृदय व्यक्ति को प्रत्येक संस्कृति का आनंद पक्ष को शुभ कार्य करता है। ठीक। ये हमारा हो गया। और अगला हमारा क्या है कि विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? तो विश्वव्यापी का आनंद का तात्पर्य है कि प्रत्येक संस्कृति का ग्रहण करना और अन्वित होना। ठीक। ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। अगला हमारा क्या है? अगला आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये वाला है ना, ये वाला है गद्यांश। तो ये वाला गद्यांश देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश सभी हैं जितने भी बता रहे हैं ना। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर कोई भी रोक नहीं सकता। अगर कुछ भी ना पढ़े, इतना पढ़ें तो 10 नंबर आ सकता है यहाँ से सिर्फ। देखिए ये वाला गद्यांश है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। इसका प्रश्न आप लोग को बता देते हैं। देखिए इसका प्रश्न यही है, ये तो आप कल कर लेंगे ना, कक्षा 12 में पहुँच गए, ये वाला तो कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है? यानी कि किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर लिखिएगा कि इसका उत्तर जानते हैं क्या होगा, किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का वो भवन मतलब तैयार किया जाता है? तो इसका उत्तर देखिए कि यह परिणाम भाव ही भूमि और जन के दृढ़ बंधन है। इसी पर दृढ़ भित्ति का मतलब वो तैयार किया जाता है, भवन तैयार किया जाता है। ठीक। और फिर अगला प्रश्न क्या है, किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों ने कर्तव्य और अधिकारों का उदय किया है? यानी कि उदय होता है, यानी कि उद्भव किस प्रकार से होता है? तो देखिए क्या होता है जानते हैं, इसी चट्टान यानी कि जो यही चट्टान होता है, इसी के चट्टान पर
यानी कि किसके चट्टान पर, यही बलराम की भावनाओं के दृढ़ बंधन के चट्टान पर राष्ट्र को चिर जीवन आसीन रहता है और इसी मर्यादा को मान करके यही हमारा अधिकारों का उदय होता है। इसी प्रकार से लिखिएगा जिस प्रकार से बता रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोले फिर से बता दें। चलिए बता देते हैं। इसका उत्तर कहाँ से लिखिएगा कि यह परिणाम भाव की भूमि के जन दृढ़ बंधन के इसी के चट्टान पर राष्ट्र को चीर आश्रित रहता है और इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य को कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। ठीक, ये उत्तर हमारा होता है। फिर अगला क्या होता है, किसे पृथ्वी को वरदानों में भाग पाने का अधिकार है, तो देखिए किसे, उसे पृथ्वी को भाग पाने को, देखिए किसे पाने का मतलब अधिकार है, जानते हैं कि जो जन पृथ्वी को साथ माता और पुत्र के समकक्ष उपकार करते हैं उन्हीं को वरदान अधिकार पाने का वो है अधिकार है। ठीक, फिर अगला है कि मतलब पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या होता है। देखिए पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य जानते हैं क्या होता है। पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य होता है माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र को स्वाभाविक कर्तव्य है। ठीक, यही हमारा हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं करना है, इतना ही करना था। और जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। इसमें माता, इसके क्वेश्चन क्या है जल्दी देना बता देते हैं कि माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है, यानी कि सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है, तो इसका उत्तर लिखिएगा माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है। ठीक, यह वाला हमारा कंप्लीट होता है। राष्ट्र के प्रत्येक अंग को शुद्ध हमें क्यों लेनी चाहिए, तो इसका उत्तर लिखिएगा कि राष्ट्र के सभी अंगों को साथ लेकर चलना अनिवार्य है, किसी को छोड़ करके कोई भी आगे नहीं जा सकता, ये बात सही है। सौहार्द, और अगला क्वेश्चन है सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो इसका अर्थ है सौहार्द का अर्थ है सच्चे हृदय वाला और प्रांगण का अर्थ है मैदान अथवा क्षेत्र में बढ़ सकता है। ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या भी बता देते हैं आप लोगों को। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिएगा, क्या जानते क्या लिखिएगा, छोटा सा है बस, कि पृथ्वी का विस्तार अनंत है, पृथ्वी पर निवास करने वाले असंख्य लोग हैं, जैसे कि नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल है और पर्वत अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। ये रेखांकित अंश की व्याख्या होगा, बहुत छोटा है। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम तो ये लिख लीजिएगा एक बार। पुत्र के समान भाव को कौन रखती है, तो पितृ के समान भाव को कौन रखती हैं, ये माता रखती हैं। ठीक, ये वाला हो गया हमारा। फिर अगला है कि समान अधिकार के भागी कौन है, समान अधिकार के भागी कौन है, समाज में रहने वाले व्यक्ति समान अधिकार के भागी होते हैं। ठीक, ये वाला हमारा होगा। फिर अगला क्या है, अगला है पृथ्वी को किसका विस्तार अनंत है, तो पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, जानते हैं कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि अनंत और जनपद शब्द का क्या अर्थ है, तो अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात असीमित। जनपद का क्या अर्थ होता है, जिला होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों को जितने भी प्रश्न थे गद्यांश के सभी बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में अगर आप जल्द से जल्द जितने भी लोग इस वीडियो को देखे हैं कमेंट करेंगे, तो देखिए आप लोगों को ये सब जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न दिखाई दे रहे हैं जल्द से जल्द लेकर के आएंगे। और आप लोग कमेंट करिएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अपने फ्रेंड और दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।